इरना ने लरजते हाथों से पेंट ब्रश उठाया, पैलेट पर खालिस काला रंग निकाला और अपने कैनवस के वस्त में ठीक वहाँ जहाँ सुर्ख और नीला रंग मिल रहे थे अपनी ज़िंदगी की सबसे सच्ची और गहरी स्याह लकीर खींचती थी। स्याह रंग की वो तेज़ लकीर कैनवस पर उभरते ही इरना के हाथ जैसे वहीं जम गए। वो मसूर सी होकर इस लकीर को देखने लगी, मगर तभी उसकी नज़र कैनवस के बिल्कुल निचले कोने पर पड़ी। वहाँ सुर्ख और नीले रंग के नीचे, जो जाहिद की कुर्सी के बिल्कुल पास था, बारिश के पानी के चंद कतरे गिरे थे जिन्होंने वहाँ जमे पुराने रंग को पिघला दिया था। इन्ना ने झुककर देखा और उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वहाँ पानी के गिरने से कैनवस की वो ऊपरी तय हट चुकी थी और उसके नीचे पहले से ही एक गहरी स्याह लकीर मौजूद थी। इन्ना का सांस हलक में अटक गया। जाहिद ने उससे ये लकीर खींचने को कहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस कैनवस पर उसके रंग भिड़ने से भी बहुत पहले किसी ने वही स्याह लकीर खींचकर उसे मिटा दिया था। जाहिद इस पेंटिंग को पहली बार नहीं देख रहा था। वो उसके माजी का कोई ऐसा हिस्सा थी जिसे वो छुपाना चाहता था। उसने तड़प कर मेज़ पर पड़ी डायरी को देखा, जो जाहिद जल्दी में शायद वहीं भूल गया था। इरना ने लरजते हाथों से उसका पहला सफ़ा खोला, जहाँ जाहिद की तीखी और कुटिली लिखाई में एक जुमला लिखा हुआ था जो इरना के दिल के आर पार हो गया। इंसान के अंदर खींची गई स्याह लकीर कभी मिटती नहीं है। हम बस उस पर रंग बिरंगी मोहब्बतों और झूठी मुस्कुराहटों के पर्दे डालकर दुनिया को धोखा देते हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि कोई आपसे जीत जाए, बल्कि सबक ये है कि आप खुद अपने ही जज्बों से हार जाएं। इरना ने डायरी बंद की और कैनवस पर लगी इस ताज़ा स्याह लकीर को देखा जो अब सूख रही थी। अगले 3 दिन इरना मलिक ने अपने आप से एक संगीन और हद दर्जा कड़ा वादा किया। वादा ये था कि जाहिद अली शराजी के बारे में अब एक पल के लिए भी नहीं सोचना, ना उसकी उन गहरी पुरस्कार से आंखों के बारे में जो रूह के आर पार देखती थी, ना ही उसकी उस भारी गरजदार आवाज़ के बारे में जो कानों में नहीं उतरती थी बल्कि सीधी सीने में धंसती थी, और ना ही उस यार नोटबुक के बारे में, वो डायरी जो वो गैलरी की मेज़ पर छोड़ गया था, जानबूझकर या भूलकर। ये वो सवाल था जिसे इरना ने अपने जहन की हदूद में दाखिल होने से सख्ती से मना कर दिया था। ये वादा इरना ने पहले दिन की सुबह खुद से किया और पहले दिन की शाम ही से बेरहमी से तोड़ दिया। वो पूरी रात उसी गैलरी के सर्द फर्श पर मध्यम सर्द रोशनी और सुनसान दम घुटती खामोशी में अकेली बैठी रही। सिर्फ वो थी और सामने रखी वो स्याह रंगेज पेंटिंग थी। वही पेंटिंग जिस पर अब दो स्याह लकीरें मौजूद थी, एक उसकी अपनी बिल्कुल ताज़ा अभी अभी खींची हुई और एक उसकी बिल्कुल नीचे कैनवस की सबसे निचली तह में सालों से कैद जाहिद के माजी की लकीर। ये एक ऐसा राज था जो अब इरना पर खुल चुका था। सलमान भाई ने इरना को गैलरी के गोदाम से काम करने के लिए जो कैनवस ला कर दिया था वो नया नहीं था, बल्कि जाहिद का 3 साल पुराना कैनवस था। जाहिद ने अपनी खींची हुई लकीर को छुपाने के लिए उस पर सुर्ख और नीले रंग का एक गाढ़ा पस मंज़र बनाकर इसे गोदाम में फेंक दिया था। इरना ने तो बस उसे एक शुरुआती थीम समझकर उसके ऊपर अपनी नई पेंटिंग और अपना नया शाहकार तख्लीक किया था, मगर वो नहीं जानती थी कि इस कैनवस की बुनियाद में क्या दफन था। इरना ने कांपते हाथों से इस डायरी को दोबारा मेज़ पर रखा और उसे घुरती रही। वो उसे खोलना नहीं चाहती थी, दोबारा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ना ही काफ़ी था। वो अल्फाज अभी तक उसकी बंद आँखों के सामने इस तरह नाच रहे थे जैसे तेज़ रोशनी में घुरने के बाद अंधेरे में भी वही नक्श बाकी रह जाते हैं। इंसान के अंदर खींची गई स्याह लकीर कभी मिटती नहीं है इरना। उसने डायरी पर इरना का नाम लिखा था, सिर्फ इरना। उस तूफानी रात जब वो पहली बार इस गैलरी में आया था, जब वो बज़ाहिर उसे जानता भी नहीं था, जब वो एक दूसरे के नाम से नावाकिफ़ थे, तब भी उसकी ज़ाती डायरी के सफ़े पर यह नाम दर्ज था। ये सोचते इरना के हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए। क्या वो उसे पहले से जानता था? क्या वो इस कैनवस और इस गैलरी से पहले से वाकिफ़ था? और अगर ऐसा था, तो वो उस रात यहाँ एक अजनबी बनकर बग़ैर कुछ बताए, बग़ैर किसी सच का इतराफ़ किए क्यों आया था? सवालात का एक समंदर था। रात हद दर्जा खामोश थी और जवाबात दूर दूर तक कहीं नहीं थे। चौथे दिन सुबह ठीक 10 बजे सलमान भाई का फ़ोन आया। इरना बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह एक बुजुर्गाना गर्मजोशी थी, मगर इरना इस वक्त सोचों की ऐसे जाल में उलझी हुई थी कि वह गर्मजोशी उसके दिल तक नहीं पहुंच सके। जी सलमान भाई। इरना ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश की। वो पेंटिंग जो तुमने उस शाम मुकम्मल की थी, जिसकी तस्वीर तुमने मुझे भेजी थी, याद है? वो स्याह लकीर वाली। सलमान भाई ने तवक्कुफ़ किया। जाहिद ने वो तस्वीर देखी है, वो उसे हर कीमत पर ख़रीदना चाहता है। उसका कहना है कि कीमत जो भी हो उसे मंजूर है। इन्ना ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। वो पेंटिंग खरीदना चाहता है, वही पेंटिंग जिसके कैनवस की एक तह के नीचे उसका अपना माजी दफन था। वो उसे दुनिया की नज़रों से दूर वापस अपने पास ले जाना चाहता था, मगर इन्ना ने फैसला कर लिया था। इस पेंटिंग को अपने हाथ से जाने देने से पहले उसे अपने उन तमाम सवालों के जवाब चाहिए थे। सलमान भाई। इन्ना ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ में एक अजीब गैर मुतवक्का ठहराव था। आप मुझे जाहिद का नंबर दें, मैं इस मामले पर खुद उससे बराह रास्त बात करूँगी।
फ़ोन उठाने से पहले इरना ने 3 मिनट तक गहरा सांस लिया और सोचा, क्या पूछेगी, क्या कहेगी, कहाँ से शुरू करेगी। फिर उसने अचानक सोचना बंद कर दिया, क्योंकि इरना मलिक का ये तरीका था ही नहीं। वो सोच सोच कर नपी-तुली ज़िंदगी नहीं जीती थी। वो तो अपने जज्बों को महसूस करके जीने वाली लड़की थी। उसने नंबर डायल किया और कॉल मिला दी। दूसरी ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। हाँ, दूसरी तरफ से वही एक लफ्ज़ आया, वही भारी काटदार आवाज़, वही पुरज़म अंदाज़, जैसे वो पहले से जानता था कि लाइन पर इरना है। आप मेरी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं? इरना ने बगैर किसी तमहीद के सीधे लहजे में पूछा। हाँ, जवाब इंतहाई मुख्तसर और कतई था। वही पेंटिंग जिस पर आपने पहले खुद एक स्याह लकीर खींची थी और फिर उसे रंगों से ढांप दिया था। इरना का ये जुमला एक एटम बम की तरह गिरा। दूसरी तरफ एकदम ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया हो। ये वो मुख्तसर रवायती खामोशी नहीं थी जो जाहिद आमतौर पर गुफ्तगू के दरमियान गुफ्तगू को वज़नी बनाने के लिए छोड़ता था। ये एक मुख्तलिफ भारी, गहरी और चौंकी हुई खामोशी थी। क्या कहा आपने? जाहिद की आवाज़ का स्केल एक दर्जा नीचे आ गया था। इसमें एक हल्की सी लर्जिश थी। वो लकीर जो आपने कैनवस पर खींच कर रंग से मिटा दी थी, इन्ना ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अल्फाज सीधे और वाजिया थे। उस रात की बारिश के पानी ने ऊपरी रंग की तह हटा दी। मैंने वो सब देख लिया है जाहिद। एक तवील जानलेवा खामोशी, इतनी तवील कि इरना को एक पल के लिए लगा कि शायद लाइन कट चुकी है। फिर जाहिद बोला, और इस बार उसकी आवाज़ में वो मगरूर सर्द बेनियाजी बिल्कुल नहीं थी। इस बार कुछ और था, कुछ कच्चा, कुछ बेपर्दा, जैसे किसी ने उसकी ढाल छीन ली हो। कब आ सकती हैं गैलरी में? आप अभी बताएं, यहाँ फ़ोन पर। क्या वो पेंटिंग आपकी थी? इरना जिद पर अड़ गई। इरना, जाहिद ने पहली बार उसका नाम पुकारा। आवाज़ में एक तीखापन था। हाँ, कुछ बातें फ़ोन पर नहीं होती। इरना के हाथ की ग्रिप फ़ोन पर सख्त हो गई। ठीक है, उसने कहा, कल सुबह गैलरी में। और उसने फ़ोन रख दिया। इससे पहले कि जाहिद कुछ और कहता, इससे पहले कि उसकी पुरकशिश आवाज़ इरना की हिम्मत को मज़ीद कमज़ोर कर देती। अगली सुबह इरना जब गैलरी पहुंची तो जाहिद शहराजी वहाँ पहले से मौजूद था। ये पहली बार नहीं था कि वो वक्त से पहले आया हो, मगर आज वो पहले जैसा जाहिद अली शहराजी नहीं था। वो उसी कैनवस के सामने खड़ा था जहाँ सुर्ख और नीले रंगों के मलाप पर वो दो स्याह लकीरें पूरी तरह जाहिर हो चुकी थी। उसके दोनों हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, जोड़े कंधे हल्के से झुके हुए थे, और इरना ने पहली बार जाहिद को इस रूप में देखा था जिसमें वो दुनिया को कभी नहीं दिखता था। थका हुआ, बोझल, किसी ऐसे हारे हुए मुसाफिर की तरह जो एक तवील लामतनाही सफ़र के बाद किसी मोड़ पर आकर रुक गया हो और जानता हो कि अभी और चलना बाकी है। इन्ना ने अंदर कदम रखा। जाहिद ने आहट पाकर पलट कर देखा, और उसकी गहरी सी आंखों में इन्ना ने वो जज्बा देखा जो इस मखरूर मर्द के चेहरे पर नामुमकिन था। शर्मिंदगी। आ गई? उसने धीमे से कहा। हाँ। इन्ना ने अपना बैग एक तरफ रखा और चलती हुई पेंटिंग के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, जाहिद के बराबर में। मगर उसकी तरफ देखने के बजाय उसकी नज़रें कैनवस पर जमी थी। ये आपकी थी? एक मुख्तसर खामोशी। हाँ। इरना ने उस जगह को देखा जहाँ दोनों लकीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी। कब बनाई थी? 3 साल पहले। और यहाँ क्यों छुपा कर रखी? जाहिद ने गहरा बोझल सांस लिया, जिसकी तपिश इरना ने अपने इतने करीब महसूस की, और फिर वो पेंटिंग के मजीद पास आकर खड़ा हो गया, इतने करीब कि इरना को उसके वजूद का पूरा वजन अपनी रूह पर महसूस होने लगा। सलेमान ने कहा था कि गैलरी के लिए कुछ नई पेंटिंग्स चाहिए। मैंने ये कैनवस उसे दे दिया। जाहिद ने आखिरकार पूरा सच उगल दिया। 3 साल पहले मैंने अपने अंदर के तूफान को इस कैनवस पर एक स्याह लकीर की सूरत में उतारा था, मगर भी पछतावे ने जब घेरा तो मैंने इस लकीर को छुपाने के लिए उस पर सुर्ख और नीले रंग का पस मंज़र बनाकर इसे गोदाम में फेंक दिया। सलमान ने वही कैनवस खाली समझकर तुम्हें दे दिया, और मैंने सोचा था कि मेरा माज़ी अब हमेशा के लिए दफन हो चुका है, इसे कोई नहीं पहचान पाएगा। मगर फिर मैंने उसी पेंटिंग पर उसी जगह दोबारा वही स्याह लकीर खींच दी। इना की आवाज़ में एक अजीब सा ताज्जुब, दर्द और एक अनोखा एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी, बगैर ये जाने कि उसके नीचे क्या है। हाँ। जाहिद ने इरना की तरफ रुख किया। उसकी आवाज़ इंतहाई गहरी हो गई, और इस एक लकीर ने मेरे सारे पर्दे चाक कर दिए। इरना ने घूमकर उसे देखा, पूरी तरह सीधा, उसकी आंखों में आंखें डालकर। जाहिद, आपने उस रात जानबूझकर इस कैनवस को इस खिड़की के पास रखा था जहाँ बारिश का पानी गिर सके। क्या आप चाहते थे कि ये सच बाहर आए? जाहिद की निगाहें इरना की तीखी आंखों से मिली। एक सेकंड के लिए दोनों के दरमियान जैसे बिजलियां चमकी, और फिर उसने नजरें हटाकर दोबारा पेंटिंग को देखा। नहीं, उसने सच्चाई से कहा, मगर जब पानी गिरा और वह पुराना रंग पिघला तो मुझे एक अजीब सी राहत मिली। इना की सांसें जैसे हलक में अटक गई। राहत क्यों? जाहिद ने अपना हाथ उठाया, बिल्कुल आहिस्ता, जैसे वो किसी मुकद्दस चीज़ को छू रहा हो, और उसकी लंबी उंगली कैनवस पर उस जगह जाकर ठहर गई जहाँ दोनों लकीरें आपस में गुत्थम गुत्था थी।
کیونکہ میں اکیلا تھک چکا تھا ارنا، اس درد کو، اس سیاہ لکیر کو اپنے اندر چھپاتے چھپاتے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی اور سرگوشی نما تھی کہ ارنا کو اسے سننے کے لیے اس کی طرف جھکنا پڑا۔ اور تم نے بغیر کچھ جانے، بغیر کسی کے بتائے، وہی لکیر بالکل اسی جگہ کھینچ دی جیسے تم میرے اندر کا سب حال پہلے سے جانتی ہو۔ ایک طویل خاموشی چھا گئی، ارنا کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس احساس کو کیا نام دے۔ آپ کی لکیر اور میری لکیر، ارنا نے لرزتے لہجے میں کہا، ایک ہی جگہ پر آ کر مل گئی ہیں۔ زاہد نے ارنا کی طرف دیکھا اور وہ نگاہ، وہ ایک تیکھی بولڈ نگاہ پہلی رات سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں اب کوئی پرکھنا، کوئی جانچنا یا سرد مہری نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو ابھی ابھی جاگا تھا، جو خود اس احساس سے ڈر رہا تھا مگر پھیلتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد سلیمان بھائی کا دوسرا فون آیا اور اس بار خبر مختلف تھی۔ اگلے ہفتے گیلری رنگ میں ایک بڑی نمائش تھی جس کے لیے ایک فنکار نے آخری وقت میں معذرت کر لی تھی۔ دیواریں خالی تھیں، وقت کم تھا اور سلمان بھائی کے پاس ایک ہی حل تھا، ارنا۔ 10 بڑی پینٹنگز چاہیے ایک ہفتے میں، انہوں نے کہا، اور ساتھ میں ایک بڑا انسٹالیشن پیس بھی۔ ارنا نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ سلمان بھائی، ایک ہفتے میں 10 پینٹنگز؟ میں آرٹسٹ ہوں، کوئی مشین نہیں۔ زاہد مدد کرے گا، آرٹ ڈائریکشن وہ دے گا، تم بناؤ۔ ارنا رک گئی۔ یہ زاہد نے خود کہا؟ ہاں، سلمان بھائی نے کہا، اور ارنا کو لگا جیسے ان کی آواز میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھپی ہو۔ کہتا ہے ارنا کا کام دیکھ کر یقین ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے۔ ارنا نے فون رکھا اور چھت کو دیکھا۔ یہ وہی مرد تھا جس نے اس کی پینٹنگ کو ادھوری کہا تھا، جو پہلی رات چلا گیا اور صرف ایک جملہ چھوڑ گیا، جس نے فون پر وہ بات کہی جو ارنا ابھی تک سوچ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ، وہ واحد چیز جس میں وہ درد ہے جو میں نے محسوس کیا ہے، اور اب وہ ایک ہفتہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ارنا نے چھت سے کہا۔ چھت نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے سینے کی دھڑکن نے وہ جواب دے دیا۔ اس کے بعد کے 7 دن ایک ساتھ گزرے، اور وہ 7 دن ارنا کی زندگی کے وہ نایاب دن تھے جہاں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ دونوں نمائش کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ صرف ظاہری دنیا کے لیے تھا، اندر سے ان کے درمیان کچھ اور ہی جنم لے رہا تھا۔ زاہد بولتا بہت کم تھا، مگر جب بھی بولتا اس کے الفاظ ارنا کے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح لگتے۔ وہ رنگوں کو محض رنگ نہیں، انسان کے اندر کے ابلتے ہوئے جذبے سمجھتا تھا۔ تم نے اسے اسکیچ میں یہاں سبز رنگ کیوں ڈالا؟ ایک دن زاہد نے ارنا کے ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھ کر پوچھا۔ کیونکہ یہ امید کا رنگ ہے، ارنا نے مسکرا کر جواب دیا۔ زاہد کی آنکھوں میں ایک دم شدید تکلیف کی لہر لہرائی۔ جس انسان نے زندگی میں آخری بار امید رکھی ہو اور وہ ٹوٹ جائے، اس سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں کبھی سبز رنگ کا مشورہ نہیں دے گا۔ ارنا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا آپ نے کبھی کسی سے امید لگا کر اسے کھویا ہے، زاہد؟ زاہد کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا۔ کام پر دھیان دیں، اس نے سردی سے کہا، مگر ارنا جان گئی تھی یہ سرد مہری جواب نہیں تھی، یہ اس کا اپنے زخموں کو چھپانے کا دفاعی انداز تھا۔ تیسرے دن کی شام جو کچھ ہوا وہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسا راز بن گیا جس کا ذکر انہوں نے پھر کبھی زبان سے نہیں کیا۔ شام کا وقت تھا، سلیمان بھائی گیلری بند ہونے سے پہلے ہی جا چکے تھے اور پوری عمارت خالی تھی۔ ارنا زمین پر 2 زانوں بیٹھی ایک بہت بڑے کینوس پر گہرے رنگ بکھیر رہی تھی۔ اس کے کنگھیالے بال آدھے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں پر رنگوں کے دھبے تھے اور پوری توجہ کینوس پر تھی۔ زاہد پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی نوٹ بک بند تھی، قلم ہاتھ میں تھا مگر کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف ارنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بولڈ گہری نگاہیں ارنا کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ ارنا کو اس کی تپش کا احساس تھا مگر وہ خاموش رہی۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ تھوڑا سا پھسلا اور کینوس پر ایک غلط ٹیڑھی لکیر کھنچ گئی۔ ارنا کے منہ سے ایک بے ساختہ دھیمی سی آواز نکلی۔ زاہد بغیر کچھ کہے کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ ارنا کے بالکل پیچھے فرش پر بیٹھ گیا، اتنے قریب کہ ارنا کو اپنی پشت پر اس کے جسم کی تپش اور اس کی گرم سانسیں اپنے بالوں میں محسوس ہوئیں۔ اگر ارنا ذرا سا بھی پیچھے جھکتی تو وہ سیدھی اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکراتی۔ برش مجھے دیں، زاہد کی بھاری آواز ارنا کے کان کے بالکل پاس گونجی۔ ارنا نے اپنا ہاتھ پیچھے بڑھایا اور اسی سیکنڈ زاہد کی لمبی گرم انگلیاں ارنا کے نازک انگلیوں پر آ ٹکیں۔ وہ ایک سیکنڈ کا لمس تھا مگر دونوں وہیں جم گئے، جیسے وقت نے آگے بڑھنے کی اجازت مانگی ہو اور ان دونوں نے بغیر بولے انکار کر دیا ہو۔ زاہد نے اس کے ہاتھ سے برش نہیں لیا بلکہ ارنا کے ہاتھ کے اوپر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے اس غلط لکیر کو اس طرح درست کیا جیسے وہ کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ ان کا یہ مشترکہ لمس اتنا احتیاط سے بھرا تھا جیسے وہ کینوس کو نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دل کے زخموں کو چھو رہے ہوں۔ غلطیوں کو ہمیشہ مٹانا ضروری نہیں ہوتا ارنا۔ زاہد کی آواز اتنی مدھم اور پرکشش تھی کہ الفاظ اب الفاظ نہیں، ارنا کی روح کو چھوتی ہوئی سانسیں لگ رہے تھے۔ انہیں اس طرح سنبھالنا بھی کافی ہوتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کو معلوم ہو کہ انہیں کہاں اور کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔
इरना ने सहरज़दा होकर आहिस्ता से अपना सर मोड़ा। और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत गलती थी, क्योंकि उनके चेहरे इस वक्त सिर्फ चंद इंच के फासले पर थे। इन्ना को जाहिद की उन गहरी सी आंखों की पुतलियां लरसती हुई दिखाई दी, जहां उसे अपना अक्स नजर आ रहा था। इस अक्स में वो कमज़ोर नहीं थी, वो थामी हुई थी, कैद थी, एक ऐसे मर्द की निगाहों में जो उसे कभी गिरने नहीं देगा। जाहिद, इन्ना के लबों से सिर्फ उसका नाम ही निकल सका। मैंने कहा ना काम करें। जाहिद ने इंतहाई मखमूर मगर गंभीर आवाज़ में कहा। उसने अपनी निगाहें हटाईं, हाथ अलग किया और उठकर पीछे चला गया। मगर इन्ना ने उस एक सेकंड में देख लिया था कि जाहिद की आंखों में अब वो पुरानी दीवार नहीं थी। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो खौफ नहीं था, वो एक शदीद बेबाक ख्वाहिश थी जो उन दोनों को अपनी लपेट में ले रही थी। 5वें दिन इन्ना से रहा ना गया। उसने आखिर पूछ ही लिया, जाहिद, वो लकीर जो आपने 3 साल पहले इस पेंटिंग पर खींची थी, उस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था? जाहिद उस वक्त खिड़की के पास खड़ा था। ग़ुरूब आफ़ताब की नारंगी और सुर्ख रोशनियाँ उसके चेहरे के ज़ावियों को मज़ीद दिलकश बना रही थी। उस लम्हे वो हद दर्जा तन्हा और थका हुआ लगा। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने ताकतवर दिखता है, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरियों को इतनी गहराई में दफन कर देता है जहाँ वो खुद भी नहीं पहुँच पाता। एक लड़की थी, जाहिद ने कहा। उसकी आवाज़ इतनी सपाट और तासुरात से आ रही थी जिससे वो अपनी नहीं, किसी अजनबी की कहानी सुना रहा हो। मैंने उससे इस हद तक मोहब्बत की थी जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया, अपना वक्त, अपने जज्बे, अपनी रूह का वो हिस्सा जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया था। फिर उसने क्या किया? इरना ने धीमे से पूछा। उसका दिल कट रहा था। वो वो मुझे छोड़कर चली गई। जाहिद ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ खिड़की से बाहर देखा। उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाहिद, तुम्हारी मोहब्बत में बहुत शिद्दत है, तुम बहुत भारी हो, तुम्हारे इस जुनून के साथ सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने उसकी ये बात मान ली। एना बेख्तियार अपनी जगह से उठी और जाहिद के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। आपने मान लिया? उसकी आवाज़ में एक तीखापन था, वो गुस्सा जो किसी अपने के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आता है। आपने ये तस्लीम कर लिया कि आप गलत थे? जब कोई शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो बार बार ये कहे कि आप में ही खराबी है, तो एक दिन आप मान लेते हो। जाहिद ने इरना की तरफ देखे बगैर कहा। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की, अपनी शिद्दत को कम किया, खामोश रहने लगा, लोगों से दूर हो गया। और जब वो फिर भी चली गई, तब भी मैं यही समझता रहा कि कसूर मेरा ही है। इरना अब जाहिद के इतने करीब थी कि उनके दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला बाकी बचा था। उसने जाहिद के चेहरे को सीधा देखने पर मजबूर किया। जाहिद, वो लड़की बिल्कुल गलत थी। इरना की आवाज़ नरम थी मगर उसमें चट्टान जैसी सख्ती थी जो कभी हिल नहीं सकती थी। तुम ज़्यादा बोल्ड नहीं हो जाहिद, तुम गहरे हो, और गहराई से सिर्फ वही लोग डरते हैं जिनकी अपनी औकात इतनी होती है। उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने खुद को तुम्हारे जुनून से बचाया है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इस बुलंदी पर चढ़ने के काबिल ही नहीं थी। जाहिद के जबड़े की हड्डी सख्ती से भींच गई। उसकी आंखों में एक पुरानी मानूस तकलीफ उभरी, वो दर्द जो इंसान को इतना अजीज हो जाता है कि वो उसको अपनी ज़िंदगी समझ लेता है। इरना, आप हद से ज़्यादा करीब आ गई हैं, जाहिद ने इंतहाई धीमी चेतावनी देती आवाज़ में कहा, मगर उसकी सांसें अब तेज़ हो चुकी थी। हाँ, मैं करीब आई हूँ। इन्ना ने अपनी झील जैसी बादामी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। और तुमने मुझे पीछे नहीं हटाया जाहिद। एक तवील सी सख्ती भी खामोशी। जाहिद ने इन्ना की आंखों के सैर से निकलने के लिए एक कदम पीछे लिया। अभी काम बाकी है। उसने बात कर रुख मोड़ना चाहा, मगर वो कदम, वो पीछे हटना बेनियाजी नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जब कोई इंसान किसी चीज़ की तरफ इतनी शिद्दत से खींचा जा रहा हो कि वो खुद को बचाने के लिए पीछे भागने पर मजबूर हो जाए। 7वीं रात नुमाइश के लिए रखी जाने वाली आखिरी 10वीं पेंटिंग भी मुकम्मल हो गई। रात के 11 बज चुके थे। पूरी गैलरी में सिर्फ वो दोनों मौजूद थे और बाहर पूरा शहर गहरी नींद सो रहा था। एना ने ब्रश पैलेट पर रखा और दीवार पर लगी उन तमाम 10 पेंटिंग्स को देखा। हर एक पेंटिंग एक अलग कहानी बयान कर रही थी, और हर एक पेंटिंग के वस्त में वो स्याह लकीर मौजूद थी जो इन्ना ने शौरी तौर पर नहीं सोची थी, मगर वो हर बार खुद ब खुद बन जाती थी। ये देख कर इन्ना की आंखें भर आईं। जाहिद उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, खामोश, बेकरार और हद दर्जा करीब। ये पेंटिंग्स तुमने बनाई है इन्ना, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सहर था, मगर इन सब में कहीं ना कहीं मेरा अक्स भी मौजूद है। वो कैसे? एना ने नम आंखों से पूछा। इन सब में मौजूद ये स्याह लकीरें, ये मैंने तुम्हें बनाने को नहीं कहा था, तुमने ये खुद बनाई हैं हर बार। एना ने तस्वीरों को दोबारा देखा और पहली बार उसे वाकई सच्चाई का एहसास हुआ। जाहिद बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये लकीर उस पहली रात तुमसे मुझ में मुंतकिल हुई थी जाहिद, इन्ना ने भारी आवाज़ में कहा। मैं उसे अपने अंदर उठाए फिरती रही, हर पेंटिंग में, हर रंग में, बगैर जाने कि ये तुम्हारा दर्द है। जाहिद की आंखों में इरना ने देखा। वो मखरूर दीवार जो हमेशा हायल रहती थी, आज रात वो दीवार गिर चुकी थी।
आज रात वहाँ एक खुला दरवाज़ा था और एक दावत थी। इरना, उसने एक बार फिर उसका नाम पुकारा, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे पहली बार पुकारा था। हाँ, जाहिद का हाथ आहिस्ता से उठा, इंतहाई एहतियात और नरमी से, जैसे वो दुनिया की किसी सबसे नाजुक और कीमती चीज़ को छू रहा हो। और उसने इरना के गाल पर लगे रंग के एक सूखे हुए धब्बे को अपने अंगूठे के पोर से साफ किया। एक कायनाती पुल, सिर्फ एक पल, मगर इस एक पल में जैसे वक्त मुंजमद हो गया था। इरना की आंखें बेख्तियार बंद हो गईं। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुका और फिर दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा। जाहिद के अंगूठे का वो लम्स, वो गर्म हल्की सी लकीर उसके गाल पर इतनी आहिस्ता गुजरी कि इरना को लगा शायद वो कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही है। मगर ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो जाहिद अपना हाथ पीछे हटा चुका था। मगर वो हाथ बहुत हल्का सा कांप रहा था। उस मर्द का हाथ कांप रहा था जो कभी नहीं लरसता था। जाहिद ने मेज़ से अपना कोट उठाया। कल सुबह नुमाइश है, उसने अपनी आवाज़ पर काबू पाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, मगर उसकी आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। वो गैलरी के मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर एक बार फिर रुका। इरना, जी, मैंने जो उस रात कहा था कि कैनवस पर दर्द को सही से पकड़ना। जाहिद ने रुककर एक गहरा सांस लिया। तुमने उसे बिल्कुल सही से पकड़ लिया है। और इस आखिरी जुमले के साथ ही वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। इरना ने गैलरी की तमाम लाइट्स बंद कर दी। इस गुप अंधेरे में वो वहीं खड़ी रही, उन तमाम तस्वीरों के दरमियान, उन स्याह लकीरों के शहर के दरमियान और उस लम्स के दरमियान जो जा चुका था, मगर जिसकी तपिश अभी तक उसके गाल और ऊपर बाकी थी। उसने आगे बढ़कर वो पहली पेंटिंग उठाई जिसमें दो स्याह लकीरें एक दूसरे में जम थीं, जाहिद की और उसकी अपनी, और उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये पेंटिंग वो दुनिया के किसी भी अमीर इंसान को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकती। ये इन दोनों के दरमियान का वो सच था जो रंगों की ज़बान में लिखा गया था, अल्फाज से पहले, ज़बान से पहले और किसी भी रस्मी इकरार मोहब्बत से पहले। मगर इना मलिक इस वक्त ये नहीं जानती थी कि जिस वक्त वो इस पेंटिंग को अपने सीने से लगाए मोहब्बत के इस जाल में गिरफ्तार खड़ी थी, ठीक उसी वक्त गैलरी से दूर अंधेरी सड़क पर चलती हुई जाहिद की गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हो रही थी और उस पर एक नया पैगाम आ रहा था। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा था जो ठीक 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा था, जिसे जाहिद ने अपने अंदर मिटाया था, भुलाया था और गहराई में दफन कर दिया था। वो नाम, वो माजी वापस आ चुका था और वो अब उनकी ज़िंदगियों का सब कुछ बदलने वाला था।